अंगद के भाई हर दिन पिता से झगड़ा करते कि हमें संपत्ति में हिस्सा दो, तो गुप्ता जी कहते जब तक अंगद बड़ा नहीं होता किसी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। एक दिन बेटों ने पिता को बहुत मारा तो अंगद ने पिता से कहा, इन्हें सारी जायदाद दे दो और आप मेरे पास रहो। जायदाद देने के बाद अंगद दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई करके एक बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर बन गया और कुछ ही समय में उसने वो रेस्टोरेंट ख़रीद लिया और वहाँ वो बूढ़े पिता को खाना खिलाने लाया तो उनके कपड़ों पर जगह जगह खाने के दाग लग गए। उसी समय वहाँ बड़े भाई भी आ गए और बोले, तुम भिखारी यहाँ क्या कर रहे हो? तो अंगद ने, पिताजी अगर ये छोटा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमें हमारा हिस्सा दो ताकि हम कुछ कर सकें। अंगद उस समय हाई स्कूल में था लेकिन गुप्ता जी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरे लिए मेरी सारी संतान बराबर हैं, मैं तब तक संपत्ति का हिस्सा नहीं करूँगा जब तक अंगद बड़ा नहीं हो जाता। आए दिन दोनों बड़े बेटे गुप्ता जी के साथ लड़ने पहुँच जाते कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हम इस अंगद के बड़े होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें भी अपने घरों को चलाना है, इतनी बड़ी दुकान है आपकी, उसे बेचें और हम दोनों भाइयों को हमारा हिस्सा दे दें और मकान में भी हमारा हिस्सा दें ताकि हम किराए के घरों में ना रहें। गुप्ता जी कहने लगे कि जिन पत्नियों के कहने पर तुम लोगों ने घरों से निकलने का फैसला किया था उन्हीं से कहो कि अपने मायके से अपना हिस्सा लेकर तुम लोगों को घर खरीद कर दें। मैं तब तक कुछ नहीं दूंगा जब तक अंगद बड़ा नहीं हो जाता। गुप्ता जी की धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद उन्होंने दोनों बेटों की शादियां की लेकिन बहुओं ने गुप्ता जी का खाना बनाने से इनकार कर दिया। ससुर की 2 टाइम की रोटी और देवर का खाना उन पर भारी पड़ने लगा। गुप्ता जी यूँ तो ज़्यादा नोक झोंक के आदी नहीं थे लेकिन कभी किसी बहू को बेटी समझकर कुछ कह देते तो वो सहन न करती थी। आए दिन के झगड़े बढ़ने लगे। सबसे पहले बड़े बेटे ने कहा कि वो साथ नहीं रहेगा। गुप्ता जी कहने लगे कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा और तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा। वो कहने लगा, पिताजी आप बहुत रोक टोक करते हैं, माँ तो अब जिंदा नहीं है लेकिन माँ की कमी आप पूरी कर रहे हैं और हम लोग घर में आराम करने आते हैं, अपनी पत्नियों के झगड़े निपटाने के लिए नहीं। आते ही वो आपकी शिकायत करने लगती हैं। आखिर कोई ना कोई बात तो है ना। बड़े बेटे ने ज़रा भी लिहाज नहीं किया। गुप्ता जी को दुख तो बहुत हुआ था। कहने लगे, अगर ज़्यादा ही शौक़ है तो ऊपर नया पोर्शन बनवा लो और वहाँ शिफ्ट हो जाओ। वो कहने लगा, नहीं, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है जहाँ हर समय मेरी पत्नी के सर में दर्द लगा रहे। ये सुनकर गुप्ता जी चुप हो गए। पहले बड़ा बेटा घर छोड़कर गया और कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने भी यही किया। इस बार गुप्ता जी ने कोई सवाल ही नहीं किया था। कहने लगे, ठीक है, तुम भी चले जाओ। दोनों बेटे गुप्ता जी की ही जमी जमाई दुकान पर बैठते थे। सारी मेहनत गुप्ता जी ने की थी, अपनी सारी जवानी अपनी दुकान पर लगा दी थी। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया, लेकिन बेटे थे कि पिता को संभालने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहते थे कि आपकी आदत हमें समझ नहीं आती। दोनों की पत्नियां बहुत बदतमीज़ थीं, ससुर का सम्मान तक नहीं करती थीं। उन्हें बस 2 टाइम की रोटी बनाकर देनी पड़ती थी लेकिन जानबूझकर रोटी जला देती थीं। जब वो कहते कि बेटा ये तुमने क्या किया, सारी रोटी काली कर दी, तो फिर मुंह बनाकर अपने पति से शिकायत करती। कभी जानबूझकर ससुर की प्लेट में खाने में नमक तेज़ कर देती। वो कहते कि ये खाने में नमक ज़्यादा है तो कहती कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने तो खाना ठीक बनाया है। वो अपने बेटों से शिकायत करते तो बेटे उनके सामने खाना खा कर दिखाते और कहते कि खाना तो बिल्कुल ठीक बना है, आप पता नहीं क्यों हर चीज़ में बुराइयां निकालते हैं। जब गुप्ता जी ने बेटे की प्लेट से खाना खाया तो सही था। वो कहने लगे, तुम्हारी पत्नी ने जानबूझकर मेरी प्लेट में नमक तेज़ किया था। तो बड़ा बेटा कहने लगा कि वह ऐसा क्यों करेगी, उसकी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, आपको शायद झगड़ा करने की आदत हो गई है। जब से माँ का देहांत हुआ है आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, हर एक पर ऐसे ही बरसते रहते हैं। गुप्ता जी का कमरा अलग था और अंगद का अलग था, लेकिन जब दोनों भाभियाँ आईं तो कहने लगी, एक कमरा हमें अपने मेहमानों के लिए चाहिए, इसलिए अंगद को कमरे से निकाल दिया। ये देखकर तो गुप्ता जी ने आपत्ति की, पर दोनों बेटे कहने लगे, अंगद को करना क्या है कमरे का, आपके साथ रह ले, आपका कमरा वैसे भी घर में सबसे बड़ा है। ये सुनकर गुप्ता जी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने अंगद का सिंगल बेड अपने कमरे में रखवा लिया। अंगद हाई स्कूल में था। जब उसे रात को पढ़ना पड़ता तो गुप्ता जी की नींद खराब होती, उनकी तबीयत खराब होने लगती। जब वो देखता कि पिताजी की नींद खराब हो रही है लेकिन फिर भी वो चुप हैं तो चुपचाप खुद ही कमरे से बाहर निकल जाता।
आंगन में बैठकर पढ़ने लगता, अपने पिता को तंग नहीं करता था। रात को रोज़ अपने पिता के पैर दबाकर ही सोता था। ना ही उसने आज तक कभी भाभीियों से फरमाइश की थी, ना भाइयों से। अंगद की सारी फरमाइशें तो उसकी माँ ने ही पूरी की थी। माँ के स्वर्गवास के बाद तो जैसे वो बिल्कुल बदल गया था, वरना सबसे छोटा था और अपने भाई से लगभग 14-15 साल छोटा था। इसलिए माता पिता ने उसके नखरे भी बहुत उठाए थे। 8वीं क्लास में था जब माँ का स्वर्गवास हुआ, और जब तक माँ जिंदा थी अपने हाथ से खाना खिलाती थी। लेकिन जब माँ का स्वर्गवास हुआ तो अपने आप ही बड़ा होता चला गया। गुप्ता जी अंगद से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी माँ जैसा ध्यान नहीं दे पाते थे। अंगद अपने पिता का बहुत ख्याल रखने लगा था। उन्हें दवाइयाँ देता, उनके पैर दबाता, कभी कभी उनके लिए चाय भी बनाकर दे देता, और अब तो नाश्ता भी बनाकर देने लगा था। लेकिन दोनों भाभियाँ आपस में एका कर चुकी थीं। गुप्ता जी को और अंगद को बहुत परेशान करने लगी। एक बार अंगद स्कूल से वापस आया तो उसकी भाभी कहने लगी, जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, मुझे खाना भी बनाना है। उसने कहा, भाभी बाहर बहुत गर्मी है, मैं भी थका हुआ आया हूँ, इसलिए जो कुछ मंगवाना है एक बार में बता देना। उसकी भाभी ने एक लिस्ट पकड़ा दी, कहने लगी, बस ये ले आओ। जब वो सामान लेकर आया तो दूसरी भाभी कहने लगी, अरे मुझे तो आलू भी मंगवाने थे, जाओ जाकर ले आओ। घर का सारा सामान वही लाता था, लेकिन इस बार वो भड़क उठा, कहने लगा, मैंने आपसे कहा था कि एक बार में ही बता दें क्या लाना है, अब आलू मैं अलग से नहीं लाकर दूंगा। उसकी भाभी कहने लगी, बहुत बदतमीज़ हो तुम। वो कहने लगा, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने यही कहा है कि अभी मैं आपको दोबारा से आलू लाकर नहीं दे सकता, मैं थक गया हूँ, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है। तो बड़ी भाभी कहने लगी, हाँ हाँ, गर्मी तो इस लाट साहब को ही लगती है, हम तो जैसे इंसान ही नहीं हैं, हम भी तो गर्मी में खाना बना रहे हैं, नहीं लाते तो ना लाओ, मैं भी तुम्हें दोपहर की रोटी बनाकर नहीं दूंगी। वो स्कूल से थका हुआ आया था और भाभी ने रोटी देने से साफ इनकार कर दिया। अंगद रोता हुआ अपने कमरे में आया तो गुप्ता जी पूछने लगे कि क्या हुआ है। उसने सारी बात बताई। गुप्ता जी ने कहा कि तुम रुको, मैं उससे अभी बताता हूँ। गुप्ता जी ने दोनों बहुओं को आवाज़ दी, कहने लगे कि वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो पूरा पूरा दिन तुम लोगों का सामान ला ला कर देता रहे, एक बार में क्यों नहीं बता देती। बड़ी बहू कहने लगी, तो हम भी उसके बाप के नौकर नहीं हैं कि उसको खाना बना कर दें, अगर सामान ला कर देता है तो हम पर कोई उपकार नहीं करता, आपने तो वैसे ही उसे सर चढ़ा रखा है, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अंगद ने जब अपने पिता को इतने गुस्से में देखा तो कहने लगा, पिताजी मुझे भूख नहीं है। फिर अपनी भाभीियों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, आप लोग जाएं यहाँ से। दोनों अपने कमरे में चली गईं। गुप्ता जी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी गर्मी में जाकर बेटे के लिए होटल से रोटी और सब्जी लेकर आए। अंगद कहने लगा, पापा आप क्यों लेकर आए हैं, मैं खुद ले आता। वो कहने लगे, नहीं तुम खाना खाओ। लेकिन जब रात को उन्होंने दोनों बेटों से बात की तो दोनों ही लड़ने झगड़ने लगे कि हमारी पत्नियों को कुछ ना कहा करें, आपने तो वैसे भी छोटे को अपनी हथेली का छाला बना के रखा है, हम भी तो गर्मी में जाते हैं और काम करके आते हैं। गुप्ता जी कहने लगे, दुकान मैंने चलाई थी और जमी जमाई दुकान पर तुम दोनों बैठ गए। दुकान में एसी लगी हुई है, पूरा दिन तुम एसी में बैठकर आते हो, और तुम लोगों की पत्नियों के कमरे में भी एसी लगे हुए हैं, उसके बाद भी तुम्हारा व्यवहार अंगद और मेरे साथ ठीक नहीं है। बड़ा बेटा कहने लगा कि आपको सिर्फ अंगद ही नज़र आता है। इन्हीं बातों के कारण दोनों बेटे घर से जा चुके थे। गुप्ता जी ने एक कामवाली को रख लिया जो आती थी, घर के सारे काम भी करती थी और अंगद और गुप्ता जी के लिए खाना भी बनाती थी। गुप्ता जी ने ऊपर का पोर्शन बनवाया और किराए पर चढ़ा दिया। किराया आता था तो दोनों बाप बेटे का खर्चा अच्छे से निकल जाता था। लेकिन फिर दोनों बेटों ने एक नया झगड़ा शुरू कर दिया कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। ये सुनकर गुप्ता जी कहने लगे कि मैं हिस्सा तब तक नहीं दूंगा जब तक कि अंगद की नौकरी नहीं लग जाती, वो बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन दोनों भाइयों को इस बात पर भी आपत्ति थी। वो कहने लगे कि हमारी समस्या नहीं है, हमें बस हमारा हिस्सा चाहिए, घर को भी बेचें और अपना खेत भी बेचें ताकि जो कुछ हमारा है वो हमें मिले, और वैसे भी आपके बाद हमें ही दुकानों को संभालना है, उसमें अंगद का कोई भी हिस्सा नहीं है। ये सुनकर गुप्ता जी कहने लगे, दुकान मेरी है, मैंने सारी मेहनत की है और उस दुकान को इतना बड़ा बनाया है कि अब बैठकर तुम लोग कमा रहे हो, कमा खा रहे हो, तो इस हिसाब से तो तुम लोगों का भी दुकान में हिस्सा नहीं है। अगर अंगद को कुछ नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को भी नहीं मिलेगा। मेरा अंगद बड़ा होगा तो वो भी उसी दुकान पर बैठेगा जैसे कि तुम दोनों बैठते हो।
ये सुनकर तो दोनों भाइयों के होश उड़े थे कि कहीं पिताजी दुकान अंगद के नाम ही ना कर दें। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हमें पिताजी को हर समय यही मानसिक टेंशन में उलझाए रखना है कि वो हमें हमारा हिस्सा दें, क्योंकि अगर उन्होंने सब कुछ अंगद के नाम कर दिया तो हम तो हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए दोनों भाई रोज़ सुबह ही गुप्ता जी के घर पहुंच जाते और एक लंबी बहस शुरू कर देते थे कि ये सारी संपत्ति पर सिर्फ हम दोनों का अधिकार है, अंगद की नहीं है, इसलिए आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, बल्कि दोनों दुकानें हमारी हैं और घर भी हमारे नाम कर दें। ये सुनकर तो गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा, चलो निकलो यहाँ से। तुम मेरे बेटे का अधिकार छीनने वाले होते कौन हो। ये सुनना था कि दोनों बेटों ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने पिता को मारना शुरू कर दिया। अंगद बाहर से दरवाज़ा पीटने लगा, क्यों तुम दोनों मेरे पापा को मार रहे हो, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे पापा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। दरवाज़ा तब खुला था जब दोनों बेटों ने ज़बरदस्ती गुप्ता जी से पेपर पर साइन करवा लिए थे और साइन करवाकर खुशी खुशी अपने घरों में चले गए। अंगद रोने लगा, गुप्ता जी भी रो रहे थे। उसने कहा कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा भगवान मालिक है, भगवान हमारे साथ है। कुछ ही दिनों बाद घर भी बिक गया था और खेत भी। दोनों बाप बेटे एक छोटे से घर में आ गए जिसका किराया बहुत कम था। अंगद ने पढ़ाई भी की और साथ साथ होम ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था और जो फीस आती थी उससे अपने स्कूल के खर्चे पूरे करने लगा और अपने पिता को भी खाना खिलाता था। गुप्ता जी से ये सदमा सहन नहीं हुआ था कि इतने बड़े घर से इतने छोटे से घर में आ चुके थे, इसलिए अब उनसे काम नहीं होता था। अंगद ने दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता को भी संभालता रहा था। अब वो कॉलेज में आ गया था। कॉलेज में आने के बाद उसने कॉलेज रेगुलर जाना छोड़ दिया। दिन भर वो एक रेस्टोरेंट में काम करता, रात 10 बजे फ्री होता तो अपनी किताबें लेकर बैठ जाता। आते हुए रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना भी ले आता था। दोनों बाप बेटा खा लेते थे, लेकिन गुप्ता जी को बहुत दुख होता था। इतनी कम उम्र में बेटे ने पिता को संभाल रखा था और जिन बेटों की खातिर उन्होंने अपनी नींदें हराम की थी, उन बेटों ने तो पिता की परवाह तक नहीं की। ये देखकर गुप्ता जी कभी कभी उदास होकर रोने लगते। कहते, अंगद बेटा, मैंने तुम्हें थका के रख दिया है। वो कहने लगा, नहीं पापा, मैं नहीं थका। वो रेस्टोरेंट में काम करने लगा, साथ साथ पढ़ता भी था। जब उसके पेपर होने वाले थे तो उसने बस इतनी ही छुट्टी ली थी कि परीक्षा की तैयारी कर सके। इंटर में उसने टॉप किया था। आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाने लगा। होटल के मालिक ने जब ये देखा कि अंगद बहुत ईमानदारी से काम करता है तो उसने अंगद से कहा कि तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, क्योंकि मेरा मैनेजर पैसों की हेराफेरी करता है और मैं उससे बहुत तंग हूँ। अंगद ने हाँ कर दी। अब वो वेटर की नौकरी के बजाय मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गया था और उसका सेठ बहुत खुश था, क्योंकि उसके पैसों की हेरफेर ख़त्म हो चुकी थी। एक एक रुपया अंगद रजिस्टर में लिखता था। होटल की पूरी मैनेजमेंट भी उसी के हिस्से में आ चुकी थी। ऐसा समझ ले कि रेस्टोरेंट वही चला रहा था, उसका मालिक सिर्फ बैठकर खाता था। फिर उसे एहसास हुआ कि अंगद इतनी मेहनत कर रहा है, साथ साथ पढ़ भी रहा है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेहनत तुम्हारी जो तुम पहले से कर रहे हो और पैसा मेरा। अंगद इसके लिए भी तैयार हो गया। अब लाखों रुपए अंगद के पास आने लगे। उसने एक फ्लैट खरीदा, लेकिन गुप्ता जी पहले से ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। अब तो चलना फिरना भी मुश्किल लगता था। स्टिक की सहायता से चलते फिरते थे, लेकिन बेटे की सफलता पर उसे ढेरों आशीर्वाद देते। ना तो उसने भाइयों से कुछ मांगा था, न पिता से अपना हिस्सा मांगा था। पिता के आशीर्वाद पर सिर्फ उसका अधिकार था। एक बार वो गुप्ता जी को अपने साथ होटल लेकर गया और कहने लगा, पापा आप यहाँ बैठकर खाना खाएं। कई प्रकार की डिशेस अपने पिता के सामने रख दी थीं। संयोग से उसके दोनों भाई भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ खाना खाने के लिए आए थे। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। गुप्ता जी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए दोनों बेटों ने ठीक से पहचाना नहीं था। गुप्ता जी के तो अब हाथ भी कांपने लगे थे। अंगद भी काफ़ी बड़ा हो गया था, पढ़ाई पूरी कर चुका था। अब उसका सारा ध्यान अपने होटल की ओर था। खाना खाते हुए गुप्ता जी के हाथ कांपने लगे तो खाना आधा कपड़ों पर गिर जाता और आधा ही मुंह में जाता। ये देखकर दोनों बेटे बड़ा मजाक उड़ाने लगे। वो देखो, बुड्ढे को खाने की तमीज़ तक नहीं है और आ गया इतने महंगे होटल में खाना खाने के लिए। अंगद उनकी ये बातें सुन चुका था, इसलिए उसने सामने जाकर अपने भाइयों को देखा। जवान हो गया था, लेकिन चेहरा अभी भी वैसा ही था। दोनों भाई उसे देखकर हैरान थे कि वो पैंट कोट पहने, जेब में हाथ डाले उनके सामने खड़ा था।
उन्हें तो लगा था कि वो कहीं गरीबी में पिस रहा होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पिता के आशीर्वाद ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। वो कहने लगे, अंगद ये तुम हो? वो कहने लगा, जिस होटल में तुम लोग बैठ के खाना खा रहे हो ये होटल उनका है। उसने अपने पिता की ओर इशारा किया, और वो मेरे पापा हैं। इसलिए अपने पिता का मजाक उड़ाने वाले लोगों को मैं अपने होटल से धक्के देकर निकाल देता हूँ। यहाँ से खुद चले जाओगे या फिर मैं धक्के मारकर निकलवाऊँ? ये सुनकर दोनों भाई हैरान थे। गुप्ता जी के बूढ़े और झुर्रियों से भरे चेहरे को अब पहचाना था। दोनों ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर निकल गए, क्योंकि अपना तमाशा नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत हैरान थे। उस होटल के सेठ ने अपनी बेटी की शादी अंगद से कर दी, और वो रेस्टोरेंट भी अंगद के नाम कर दिया था। एक दिन मार्केट में आग लग गई थी, और वो दुकान जो दोनों भाइयों ने संभाल रखी थी, उस दुकान को भी आग लग गई। दुकान में रखा करोड़ों का माल जल गया। वो लोग अमीर से गरीब हो गए थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। पत्नी और बच्चों को अय्याशियों की ऐसी आदत थी कि जब उन पर गरीबी आई तो उन्होंने रोना धोना मचा दिया। दोनों ही भाई परेशान हुए थे। घर तक बेचने की नौबत आ गई। घर बेचकर फिर से दुकान को चलाया, लेकिन दुकान अब वैसी नहीं चली जैसी पहले चलती थी। जब नुकसान पर नुकसान होने लगा तो पत्नियों ने भी अपने पतियों को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम दोनों किसी लायक नहीं हो। अपने छोटे भाई को देखो, कितने बड़े होटल का मालिक बन गया। वो पत्नियां जिनकी बातों में आकर उन्होंने अपने पिता की इज्जत नहीं की थी, वही आज उन्हें ताने दे रही थीं, बातें सुना रही थीं। और वो पिता जिसको मार मार कर जायदाद अपने नाम लिखवाई थी, आज उसे फिर से सब कुछ मिल गया था। और वो भाई जिसका अधिकार छीना था, वो एक बहुत बड़े होटल का मालिक बन चुका था। पिता का आशीर्वाद इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देता है, बस कोई कदर करने वाला हो। रोते पीटते दोनों भाई अपने पिता के पास माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन गुप्ता जी ने माथे पर बल डाले और कहने लगे कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। कौन हो तुम लोग? मेरे बेटे तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मेरी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरा बेटा सिर्फ अंगद है, अंगद, और मेरी बहू सिर्फ ये है, लड़की है। इतने बड़े बाप की बेटी होकर भी पिता समझकर मेरी सेवा करती है। भगवान मेरे बेटे को बहुत सफल करेगा। आज वो एक होटल का मालिक है, लेकिन बहुत जल्द तुम लोग देखोगे कि कितने ही बड़े बड़े होटलों का मालिक मेरा बेटा होगा। भगवान उसे बहुत सफलता देगा। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। दोनों भाई रोते पीटते घर से निकल गए। अब जाकर एहसास हुआ था कि पिता का आशीर्वाद कितना मूल्यवान होता है, उसकी संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती, जो सिर्फ अंगद के हिस्से में आया था। नुकसान तो उनका हुआ था, जिसका एहसास उन्हें बाद में हुआ, जब समय निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।